फिर केमिस्ट्री की जो क्लासेस आगे मतलब आ गए हैं आपके सामने। और लास्ट टाइम जो टॉपिक चल रहे थे चैप्टर नंबर 4 के हवाले से, तो आज कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। और चैप्टर नंबर 4 मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि लास्ट के टॉपिक बचे थे। चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करने के बाद आज ही इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 का भी आगाज़ हो जाएगा। और यूँ आपके इंशाल्लाह ताला अंदर 5 चैप्टर मुकम्मल हो जाएंगे। और ये 5 चैप्टर मुकम्मल होने के बाद यकीनन हम कह सकते हैं, अगर स्कूल्स खुले हुए होते तो मेरा मशवरा ये कि स्कूल्स आर ऑफ टिल नाउ, तो आप उसके लिए अल्टरनेट तौर पर ये कर सकते हैं कि खुद से आप लोग जितना भी आप लोगों ने मटीरियल लिखा है, समझा है, पढ़ा है, उसको आपने यकीनन एक बुक में जो नोटबुक में ज़रूर लिखा होगा, तो खुद से उसको रिवाइज़ करते रहें। और मेन जो टॉपिक्स हैं एक जगह हेडिंग डाल दीजिए, और हेडिंग्स डालने के बाद उनको आप खुद से टेस्ट के तौर पर लिखिए और चेक कीजिए कि आपकी कितनी प्रोग्रेस जो है वो अब तक हो चुकी है, कितना आप लोग सीख चुके हैं, कितना आप लोग पढ़ चुके हैं। यकीनन ये काम स्कूल्स करते हैं, टीचर्स करते हैं, टेस्ट लेना, चेक करना, बच्चे का मेंटल लेवल बताना कि आया वो अब तक कुछ सीख भी चुका है नहीं। लेकिन जाहिर सी बात है कि स्कूल्स अब तक बने बुलाने की इजाज़त नहीं है, और मजबूरन ये काम आप लोगों ने घर पे ही करना है। और आप लोगों को यकीनन इस सिलसिले में कोई दुश्वारी का सामना नहीं होगा, क्योंकि सीधी सी बात है जितना आप लोग अपने आप से फोकस रहेंगे उतना कोई भी नहीं रह सकता। तो मुमकिन करने का तरीका ये कि जब आप लिख रहे हो तो ना किसी से बात करें, ना कोई और सोच सहन में रहें, ना इधर देखें। जैसे कि टेस्ट का माहौल होता है वही माहौल घर में बनाएं, और अपना एक थॉरली शुरू से लेकर आखिर तक जो बड़ा उसको लिखें और चेक करें आपकी पोजीशन क्या है, कुछ आप लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं, आपकी पोजीशन क्या है, कहाँ तक आप पहुँचे हैं। तो ये एक अहम बात थी जो मुझे आज आप लोगों से करनी थी। दूसरी बात, प्रैक्टिकल के हवाले से मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में कहा था कि प्रैक्टिकल आप लोगों ने जो है वो जर्नल बना लेना है। बुक का नाम भी आपको बता दिया गया था, क्या क्या लिखना है वो भी बता दिया गया था। तो अगर आप लोग को काम कर चुके हैं या किसी ने नहीं किया है, थोड़ा बहुत किया है, जितना भी किया है वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मुझे दिखा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम का सामना अगर किसी को हो रहा हो या कोई बात समझ नहीं आई हो इन द प्रीवियस क्लास, मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की क्लास की जानिब। और आज की क्लास में कुछ टॉपिक्स हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 के जो रह गए थे इन द लास्ट क्लास, और इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 का भी आज आगाज़ हो जाएगा। तो फर्स्ट टॉपिक की तरफ आज हम चलते हैं। वैसे आज का हमारा ये फर्स्ट टॉपिक है, लेकिन अगर देखें तो ये लास्ट क्लास में जो हमारी 4 इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स थी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की 4 टोटल हेडिंग्स आपको मैंने बताई थी। इसमें से 2 मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बता दी थी, जिनका नाम है एटॉमिक रेडियस एंड आयनाइजेशन एनर्जी। ये दोनों हेडिंग्स आपको लिखवा भी दी थी मैंने, समझा दी थी, एक्सप्लेन कर दी थी। और ये 2 हेडिंग्स के बाद जो मज़ीद 2 हेडिंग्स रह गई थी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स के हवाले से, उसकी 3rd और 4th हेडिंग को आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए अपनी 3rd हेडिंग की जानिब हम चलते हैं। आज की जो 3rd हेडिंग है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ताल्लुक भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स से ही है, लिहाजा इस हेडिंग को यहीं पर शुमार किया गया है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उसकी डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं, बाद में मैं आपको एक कुछ में एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि ये डेफिनेशन ये हेडिंग क्या कह रही है। द एनर्जी चेंज दैट अकर्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड बाय एन एटम in the gaseous state is called electron affinity। आप लोगों ने जो इससे पिछली हेडिंग पढ़ी थी आयोनाइजेशन एनर्जी, उसमें जिक्र हो रहा था इलेक्ट्रॉन की लॉस का, तो यहाँ पर जिक्र हो रहा है इलेक्ट्रॉन की गेन का। तो ज़्यादा सा फर्क है आयोनाइजेशन एनर्जी में और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। वहाँ पर बात की जा रही थी जब कोई भी इलेक्ट्रॉन लॉस किया जाएगा
और इलेक्ट्रॉन लॉस करने के नतीजे में जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसी से मिलती जुलती नई हेडिंग है, जिसमें आपको बताया जा रहा है तवानाई की वो तब्दीली जो उस वक्त रोनमा हो या उस वक्त वकू पजीर हो जब एक इलेक्ट्रॉन को हासिल किया जाए किसी एटम से, और उस वक्त जो उस एटम की हालत है वो गैसियस स्टेट में हो, गैसी हालत में हो, तो उस वक्त जो रिक्वायर्ड हमें वैल्यू ऑफ एनर्जी चाहिए होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यकीनन इस हेडिंग को आप समझ चुके होंगे। वहाँ पर भी आपको मेंशन किया गया था कि आयोनाइजेशन एनर्जी का यूनिट क्या होता है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का यूनिट मेंशन किया जा रहा है, और जो कि दो हैं, आप दोनों में से कोई सा भी एक यूनिट यूज़ कर सकते हैं। यूनिट की बात करने से पहले हम इसको रीड कर लेते हैं ताकि जो लिखना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स को लिख लें। इट्स यूनिट इज kJ पर मोल, यानी कि किलो जूल पर मोल, उर्दू में अगर कहा जाए किलो जूल फी मोल, और इन EV पर एटम। EV की फुल फॉर्म में आपको बताते चलूँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो यहाँ पर जो है ज़रा सा डिफरेंस है। आप लोगों ने वहाँ जो बात की थी वो एंगस्ट्रॉम यूनिट की थी, यहाँ पर जो बात की दो यूनिट्स के हवाले से की, किलो जूल पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब चलते हैं अपनी फोर्थ हेडिंग की तरफ, जिसका ताल्लुक पीरियोडिक प्रॉपर्टी से ही है। टोटल इस तरह हमारी दो लास्ट क्लास में और दो इस क्लास में इंशाल्लाह 4 हेडिंग्स कंप्लीट हो जाएंगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को उर्दू में कहा जाता है बल्कि मनफियत। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बल्कि मनफियत। इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, दैन फिर मैं आपको बताता हूँ कि उर्दू उसकी क्या है। Electronegativity is the relative tendency of an atom in a molecule to attract a shared pair of electron towards itself. Electronegativity एक ऐसी खासियत है एटम की जिसके तहत, मॉलिक्यूल में मौजूद एटम की एक ऐसी खासियत है जिसके तहत वो किसी भी इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी जानिब कशिश करता है या अट्रैक्ट करता है। तो कशिश करते वक्त, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कशिश करते वक्त जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी होती है, उस वैल्यू को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ एक बात खास तौर पर काबिल जिक्र है कि इसको नंबर्स में शो किया जाता है, और नंबर्स के साथ कोई भी यूनिट आप नहीं लगा सकते। जिस तरह ऊपर वाली हेडिंग में आपको बताया गया था किलो जूल पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के साथ जाहिर है कोई वैल्यू होती है, अमाउंट होता है। यहाँ पर ना कोई अमाउंट आपको लिखना है, ना आपने कोई वैल्यू लिखनी है यूनिट के हवाले से। वैसे नंबर आपने लिखना है 2, 3, 4 वगैरह, लेकिन उसके साथ कोई आपने यूनिट शो नहीं करना। इसीलिए कहा जा रहा है डिनोटेड बाय नंबर एंड हैज नो यूनिट। ये भी आपने ज़रूर लिखना है विद द हेडिंग। जब भी ये हेडिंग आप याद करें और लिखें एट द टाइम ऑफ टेस्ट, यू मस्ट हैव टू राइट दिस लाइन with this heading. It is denoted by a number and has no unit. And जैसा कि आपको बताया था चैप्टर नंबर 4 की लास्ट हेडिंग थी, अब ये हेडिंग खत्म हो चुकी है, खत्म बदल हो चुका है पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 4, एंड नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का आगाज़ हम करने लगे हैं, और चैप्टर नंबर 5 के सबसे पहले नाम पर गौर करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। आप लोगों को सबको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा नाम केमिकल बॉन्डिंग। इसकी मीनिंग है ईमेल बॉन्डिंग उर्दू में। अब हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर शुरू करते वक्त एक चीज़ आपको पहले बता चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में कि बॉन्डिंग जो है वो केमिकल बॉन्डिंग में फिजिकल बॉन्डिंग में क्या फ़र्क होता है। मैंने आपको मिसाल भी दी थी। फिजिकल बॉन्डिंग वो होती है जिसको आप एक दफ़ा जोड़ने के बाद वापस अलग कर सकते हैं किसी भी सिंपल फिजिकल मेथड से। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग की जो एक खासियत है वो ये है कि इसको आप सिंपल फिजिकल मेथड से कोई भी जुड़ी हुई चीज़ को अलग नहीं कर सकते। अलग ज़रूर हो जाएगी, लेकिन पहले वाली स्टेप में ले जाना उसको मुमकिन नहीं रहेगा, और एक दुश्वार गुजार मरला होता है जिसके बाद वो चीज़ अलग होती है। तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं
चैप्टर के आगाज़ में ही, ताकि आपको मुद्दा समझ में आ जाए कि इस चैप्टर में हमने आगे चल के क्या पढ़ना है। तो केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं। केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन ज़रूर आपको प्लीज लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट हेडिंग रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 5। द अट्रैक्टिव फोर्स की उर्दू है कशिशी कुव्वत। इसके अगेंस्ट एक और कुव्वत होती है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जिसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ रिपल्जन या रिपल्सिव फोर्स। वो होती है कुव्वत दफ़ा, ये कुव्वत कशिश। द अट्रैक्टिव फोर्स which binds two or more atoms of same or different elements is called a chemical bond। एक मरतबा फिर दो डेफिनेशन दोबारा सुन लें, ताकि अगर आप लोगों ने नहीं लिखी तो दोबारा लिख लें, ज़रूर लिख लीजिएगा। द अट्रैक्टिव फोर्स which binds two or more atoms of same or different elements इस कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। बहुत आसान डेफिनेशन है, मैं आपको बता दूं। ऐसी कशिशी कुव्वत जो बाइंड्स करे या जोड़े दो या दो से ज़्यादा एटम्स को सेम या डिफरेंट एलिमेंट्स के, तो वो कशिशी कुव्वत केमिकल बॉन्ड कहलाती है। यहाँ जनाब दो या दो से ज़्यादा एटम्स को, चाहे वो सेम एलिमेंट के हो चाहे वो डिफरेंट एलिमेंट के हो, तो आपस में जो कुव्वत जोड़ती है उसको हम केमिकल बॉन्ड के नाम से पहचानते हैं। अब यहाँ पर एक बात खास तौर पर काबिल जिक्र है कि इसकी दो टाइप्स होती हैं। जब भी आप इसकी डेफिनेशन लिखें ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा केमिकल बॉन्ड हैज़ टू टाइप्स। और ये जो मेजर टू टाइप्स हैं इनके नाम भी मैंने यहाँ लिख रखे हैं, जो कि आपको एक स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। आप लोग भी ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए जी। तो फर्स्ट टाइप है केमिकल बॉन्ड की आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और सेकंड टाइप है कोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड में क्या डिफरेंट है, जब आपको पता चलेगा जब हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। तो हम डेफिनेशन को यहाँ पे लिख चुके हैं, आप लोगों को ये क्लियर नज़र आ रही होगी। अब मैं इसको पहले रीड आउट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको वर्बली इसको जो मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की सबसे पहले उर्दू आपने जो लिखनी है आयोनिक बॉन्ड, ताकि आपको पता हो जनाब कि उर्दू में क्या डिफरेंस होता है डेफिनेशन। तो आयोनिक बॉन्ड उर्दू में कहा जाता है, इंग्लिश में इसको कहा जाता है आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। डेफिनेशन इसकी अब मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए और यकीनन आप लोग लिख भी रहे होंगे, लिख लीजिए। द केमिकल बॉन्ड formed by the complete transference of one or more electrons between two or more atoms is called electrovalent bond or ionic bond। ऐसा कीमियाई बॉन्ड जो उस वक्त तश्कील पाए जब एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की मुकम्मल ट्रांसफेरेंस हो जाए। ट्रांसफेरेंस से क्या मुराद है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँच जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको ट्रांसफेरेंस कहते हैं। तो उस वक्त जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा जनाब, आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कंप्लीट ट्रांसफेरेंस का मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है। एक या एक से ज़्यादा की बात भी हो सकती है। जब अपनी जगह से छोड़कर, यानी यहाँ जो उसके असरात थे वो फील नहीं किए जा सकेंगे, उसके जो भी इफेक्ट्स है वो दूसरी जगह पर पहुँच चुके होंगे, यहाँ से उसका खत्म हो चुका होगा, उसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। और कंप्लीट ट्रांसपेरेंस से मुराद ये कि मुकम्मल तौर पर वो शिफ्ट हो चुका है दूसरी जगह पर जाकर, तो वो अगर बॉन्ड तश्कील देगा इस सूरत हाल में, तो उसको हम कहते हैं आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और इसकी मिसाल ये है कि जब आपके साथ एक शख्स बैठा हुआ है, वो यहाँ से उठकर सामने वाली सीट पर चला जाए, अब वो वहाँ जाके बैठ चुका है और वहाँ उसके साथ एक और शख्स बैठा हुआ था, तो वो दोनों आपस में एक साथ बैठेंगे। यहाँ जो शख्स था वो वहाँ जा चुका है, तो अब जाहिर सी बात है उसका यहाँ से वहाँ जाना जो है वो ट्रांसफ़र कहलाएगा। इसकी एक और मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ कि आपके पास एक बुक रखी हुई है, दो स्टूडेंट्स यहाँ बैठेंगे, आपके सामने एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, उसने आपसे बुक मांगी, तो आपने उसको बुक उठा के दे दी। अब आपके पास बुक नहीं है, ना आप उसको पढ़ सकते हैं, सामने बुक जा चुकी है, तो ये बुक को आपने ट्रांसफ़र कर दिया सामने की जाने। तो ट्रांसफ़र करने से मुराद ये कि अब आप बुक को ना पढ़ सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना कुछ और कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो कहलाएगी आपकी वो ट्रांसफ़र कहलाएगी। सेकेंड जो हेडिंग है, क्योंकि मैं पहले डेफिनेशन पढ़ूँ, फिर मैं आपको मिसाल दूँगा जिससे आप समझ जाएंगे। कोवेलेंट बॉन्ड
इसको उर्दू में कहा जाता है इश्तराकी बॉन्ड। और इश्तराकी बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड की पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन पढ़ने के बाद फिर हम उर्दू में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे आपको क्या होती है। द केमिकल बॉन्ड formed by the mutual sharing of electrons is called covalent bond। यानी बॉन्ड तो ये सिर्फ ज़रा सा फर्क है, उस ज़रा से फर्क की वजह से इसके नाम को हेडिंग को चेंज कर दिया गया है। वो ज़रा सा फर्क क्या है, आपसे वहाँ कहा जा रहा है कंप्लीट ट्रांसपेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या जा रहा है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब शेयरिंग और ट्रांसपेरेंस में क्या फर्क होता है, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की थी मिसाल, दोबारा उसी मिसाल से इसको भी समझ लेते हैं। आपके सामने दो स्टूडेंट, आपके पास दो स्टूडेंट बैठे हैं यानी यहाँ पे, और सामने एक स्टूडेंट बैठा हुआ है। आपने उसने आपसे बुक तलब किया, आपने बुक उठा के उसको दे दिया, आपके पास बुक नहीं है, ना उसको पढ़ सकते हैं ना देख सकते हैं। ये जनाब था बुक का ट्रांसफ़र। अगर आप बुक को शेयर करना चाहें, उसको बुक की नीड है, आपने कहा कि जनाब हम ये जगह बना देते हैं, आप एक चेयर रखते हैं, हमारे साथ ही बैठते हैं, बीच में आपने बुक रखी है, अब आप तीनों वो बुक पढ़ रहे हैं, तीनों समझ रहे हैं, तीनों देख रहे हैं, तो उस बुक के जो असरात थे पहले आप दोनों फील कर रहे थे, अब वो तीसरा भी फील कर रहे हैं। तो ये जो आपने प्रोसेस किया ये ट्रांसफ़र नहीं कहलाएगा, ये शेयरिंग कहलाएगा। जी हाँ जनाब, बुक को आपने शेयर कर लिया। तो ट्रांसपेरेंस में और शेयरिंग में ये फर्क होता है। इसी तरह कोवेलेंट बॉन्ड में जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग के नतीजे में यहाँ पर मौजूद एटम जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स उसके पास ही रहते हैं, लेकिन दूसरे एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो भी उन इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट वसूल कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ये जो बॉन्ड तश्कील पाया जाए इस सूरत हाल में उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इसको एक शॉर्ट स्ट्रेट लाइन से शो किया जाता है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है जब भी आप डेफिनेशन इसकी लिखें तो लाजमी तौर पर ये लाइन ज़रूर लिखिएगा, इट इज़ डिनोटेड बाय अ शॉर्ट स्ट्रेट लाइन। इस तरीके से आप डैश डालते हैं, माइनस का निशान डालते हैं, थोड़ा सा माइनस से मामूली सा ये बड़ा होता है, इस चीज़ को हम कहते हैं शॉर्ट स्ट्रेट लाइन। दो एटम्स के दरमियान अगर आप इस बॉन्ड को ज़ाहिर करना चाह रहे हैं कि जनाब कोवेलेंट बॉन्ड तश्कील पा के ये बॉन्ड बनाए, तो कोवेलेंट बॉन्ड को शो किस तरह किया जाएगा, कोई नाम वगैरह नहीं लिखना चाह रहे हैं अगर आप, तो आप सिंपली उन दोनों एलिमेंट्स के सिंबल के बीच में एक लाइन डाल देंगे और वो लाइन ये शो करेगी कि ये जो बॉन्ड तश्कील पाया गया है ये कोवेलेंट बॉन्ड के नतीजे में तश्कील पाया गया। ये तो जनाब यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसकी 3 टाइप्स होती हैं, वो भी आपने ज़रूर लिखनी है, समझनी है, पढ़नी है। These are the most important types of chemical bond and it may be included in your exams। तो इसकी जो 3 टाइप्स हैं उनको अभी मैं डिटेल में नहीं बयान कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ ये नाम लिख के रखे हैं, नाम इसलिए लिख के रखे हैं ताकि नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं डेफिनेशन भी लिखवा सकूँ। इट हैज़ 3 मेन टाइप्स। इसकी 3 मेन इकसाम होती हैं जिनके नाम मैंने यहाँ लिख दिए हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को आप शो करते हैं सिंगल शॉर्ट लाइन से। डबल कोवेलेंट बॉन्ड अगर आपने जाहिर करना है कि दो एलिमेंट के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड तश्कील पाया गया तो आपने 2 स्ट्रेट लाइन शो करनी है शॉर्ट। और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए सिंपली 3 शॉर्ट स्ट्रेट लाइन शो करनी है दो एलिमेंट्स के सिंबल के बीच में। इससे ये जाहिर होगा कि दो जो एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान जो एटम ने जो बॉन्ड तश्कील दिया है वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो यकीनन आज की क्लास आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। आज की क्लास का मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दूँ। जी, तो रिव्यू ये है आज की क्लास में कि आप लोगों ने जो हेडिंग्स पढ़ी, 2 हेडिंग्स उसमें ऐसी थी जो लास्ट हमारी जो क्लास थी उसमें रह गई थी, हेडिंग नंबर 3 एंड हेडिंग नंबर 4। हेडिंग नंबर 3 का नाम आप लोगों ने एक ही लिख लिया होगा इलेक्ट्रॉनिक। हेडिंग नंबर 4 का नाम आप लोगों ने लिख लिया होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आगे बढ़ने से पहले, रिव्यू देने से पहले मैं क्लास में मौजूद स्टूडेंट्स की तादाद चेक कर लूँ। किसी को भी अगर कोई सवाल करना है, जो भी स्टूडेंट क्लास में मौजूद हैं तो मुझसे कोई भी सवाल आज की क्लास के हवाले से कर सकते हैं। आई एम हेयर टू गिव यू द आंसर। पहले तो मुझे ये बता दें किसी को कोई सवाल तो नहीं करना। ये शायद आपको कुछ पूछना है क्लास के हवाले से?
शायद आपको मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? शायद आर यू लिसनिंग मी? पूछना है आपको क्लास के हवाले से, आज की क्लास जो हुई है उसमें कोई हेडिंग पूछनी है दोबारा? सब कुछ समझ में आ गया है? जवाब दीजिए बेटा, सब कुछ समझ में आ गया है आपको? ओके, तो रिव्यू की जानिब चलते हैं हम अपने। जी बोलिएगा। सब कुछ समझ आ गया? ओके, वेरी गुड। यकीनन आपने सब कुछ गौर से सुना होगा, इसलिए सब कुछ समझ में आ गया आपको, और उम्मीद करता हूँ आगे भी आप गौर से ही क्लास लेंगे, गौर से समझेंगे, और कितना समझ आया इंशाल्लाह ताला जब आप याद करके लिखेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो बात हमने की उसमें मैंने बताया आपको, उसमें कि इलेक्ट्रॉन के गेन की बात हो रही है, जबकि आयोनाइजेशन एनर्जी में जो बात हो रही थी वो इलेक्ट्रॉन के लॉस के हवाले से की गई, मैंने डिटेल में आपको समझा दिया। और उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ऊपर मैंने बताई, बल्कि मंफियत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेडिंग को डिफाइन किया गया। इसमें आपको मैंने बताया कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जब अट्रैक्ट किया जाता है तो उस वक्त जो कुव्वत दरकार होती है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के तौर पर जानते हैं। और एक अहम बात मैंने ये भी आपको बताई कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता, इट हैज़ नो एनी काइंड ऑफ यूनिट, और इसको शो किया जाता है खास किस्म के नंबर से, और वो नंबर जो है वो आपको यकीनन बुक में मौजूद होंगे, देखने में मिल जाएंगे। और उसके बाद हमारा चैप्टर एंड हो गया। एक अहम बात जो मैं बताना भूल गया आपसे, चैप्टर के एंड में होती है ब्लैंक्स, वो आप लोगों ने ज़रूर लिखनी है। ब्लैंक्स होती हैं, चूज़ द बेस्ट होते हैं, ये दोनों चीज़ें ज़रूर आपने लिखनी है अपने नोटबुक में। अव्वल तो ये कि आप ब्लैंक्स को खुद फिलअप करने की कोशिश करें, क्योंकि उसका आंसर यकीनन चैप्टर में ही होता है 100%। और अगर ऐसा कोई आपको वर्ड मिल जाए, ऐसी कोई ब्लैंक मिल जाए जिसका आपको आंसर ढूंढने में दुश्वारी हो रही हो, तो आप उसको ब्लैंक ही रहने दें। इंशाल्लाह करीब जब स्कूल खुल जाएंगे तो मैं उसको फिलअप करा दूँगा, लेकिन मैंने हमारी कम लगेगी जो आपने पहले से लिख के रखा हुआ होगा। तो मेरा आपसे ये अहम मतलब मशवरा आपको है ये कि आप लोग जब ब्लैंक्स लिख लें, चूज़ द बेस्ट कर लें, तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट चैप्टर की हेडिंग ज़रूर डाल लिया करें, ताकि पता चल जाए कि अब नया चैप्टर यहाँ से शुरू हो रहा है, नए चैप्टर का आगाज़ हो चुका है। आज इस तरह हम लोगों के चैप्टर नंबर 5 का आगाज़ किया हम लोगों ने, और चैप्टर नंबर 5 का नाम जो है वो मैंने आपको सबसे पहले बताया केमिकल बॉन्डिंग, तो बताई कीमियाई बॉन्डिंग। उसके बाद मैंने आप लोगों को केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन लिखवाई, समझाया। केमिकल बॉन्ड की जो डेफिनेशन है, हेडिंग है, बड़ी आसान और सादा सी है, वो मैंने आपको लिखवा दी। उसके बाद मैंने उसकी दो टाइप्स के बारे में आपको बताया, जिनके नाम है आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। इन दोनों हेडिंग्स को भी मैंने आज की क्लास में जो है वो आपको समझा दिया, लिखवा दिया। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, थ्रू द एग्जाम्पल्स भी मैंने आप लोगों को डिफाइन कर दी तमाम चीज़ें। तो उम्मीदें आप लोगों ने तमाम लिख ली होंगी चीज़ें। फिर भी अगर कोई चीज़ रह जाती है, कोई वर्ड समझ में नहीं आता, कोई प्रॉब्लम होती है क्लास के हवाले से, कोई आप लोगों की क्वेरीज होती हैं, तो आप यूट्यूब पर हमारे मौजूद चैनल को देख सकते हैं। उसमें ये तमाम क्लासेस मौजूद होती हैं, क्लिक कर दी जाती हैं रिकॉर्डिंग, तो उसमें आप जाके दोबारा ये देख भी सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में जाके कोई ना कोई सवाल जो आपके जहन में वो पूछ भी सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर मौजूद वीडियोज़ को ज़रूर देखिए कि आप जो क्लासेस है वो रिवाइज हो जाए। आज की क्लास में यहाँ हम इंतज़ाम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इंशाअल्लाह ताला आपको मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।